ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बंगाल के लोग आज पोयला बैसाख यानी कि नया साल मना रहे हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में लोग नए साल का जश्न नहीं मना पा रहे। इसका कारण है वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा। नए साल के मौके पर भी वो लोग अपने घर से दूर हैं जिन्हें हिंसा की वजह से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये लोग मुर्शिदाबाद के पास मालदा और पड़ोसी राज्य झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। उन्हें जिस हिंसा और लूटपाट का सामना करना पड़ा था, उसकी वजह से वापस मुर्शिदाबाद लौटने की अब उनके अंदर हिम्मत ही नहीं बची है। मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में शनिवार को एक बुजुर्ग गोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दंगाइयों ने उनके घर को भी लूटा, कई घरों और दुकानों को भी तहस नहस कर दिया गया। इस मामले में 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इस बीच मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर बीएसएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इसके पीछे बांग्लादेश के 2 आतंकी संगठनों जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का हाथ है। इन दोनों संगठनों ने वक्फ कानून के नाम पर हिंसा की साजिश रची थी। बंगाल में बवाल के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगों को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में सेकुलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दी गई है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खामोश हैं। आपको यह भी बता दें कि कल वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज महादंगल में पूछेंगे कि बंगाल में दंगाइयों को छूट क्यों, सैकड़ों लोग पलायन के लिए मजबूर क्यों, क्या बंगाल पुलिस का डंडा दंगाइयों के सामने ठंडा पड़ गया है। सवाल यह भी है कि बंगाल में टेंशन के पीछे बांग्लादेश का कनेक्शन है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत के पहले वार पलटवार देखिए। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFG যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। ध्रुवीकरण की जो राजनीति बंगाल में चल रहे हैं, जिसकी शुरुआत बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी पार्टी दोनों मिलकर चुनावी गठबंधन के चलते 2000 की शुरुआत से बंगाल में शुरू किए थे। যেদিন বিহার আর ইউপি থেকে, বিহার আর ঝাড়খণ্ড থেকে হিন্দুদেরকে নিয়ে ওখানে আমরা ঢুকবো, একদিনে খালি করে দেবো মুর্শিদাবাদ মালদাকে, একদিনে খালি করে দেবো। जो वक्त का संशोधन है उससे स्पष्ट है कि जो लश्कर लूट है, उस लश्कर लूट को जो है वो लंपट छूट पर सर्जिकल स्ट्राइक, तो इसी तरह का आपको हाहाकार, हंगामा और हिंसा करते हुए कुछ लोग दिखाई पड़ेंगे। हम जिम्मेदारान बोर्ड मुसलमानों बिलखुसूस हमारी नई नस्ल के उन जज्बात को कदर की निगाह से देखते हैं, मगर उनसे अपील भी करते हैं कि वो जोश के साथ होश का दामन न छोड़ें। हम अगर अपनी तहरीक पर अमन और कानून के दायरे में चलाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी बिल आखिर हमारे कदम चूमेगी। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल लगातार जल रहा है, उस पर लगाम लगा पाने में, दंगाइयों पर नकेल कस पाने में ममता सरकार नाकाम क्यों साबित हो रही है और बांग्लादेश का ये जो कनेक्शन सामने आया है वो भारत की चिंताएं, पश्चिम बंगाल की चिंताएं कितनी बढ़ाने वाला है। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं।
गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन शारदा जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आर के भार्गव जी आप रिटायर्ड आईजी हैं, बीएसएफ के हमारे साथ हैं। मौलाना अंसार रजा जी आप अध्यक्ष हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ देर में आपको टीवी स्क्रीन पर स्वयं प्रकाश पुरोहित नेता टीएमसी के भी दिखाई देंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आया है, इससे इतर देखिए दूसरी तरफ कुणाल घोष हैं जो कि टीएमसी के नेता और पूर्व सांसद हैं, उनकी ओर से बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा ये जो हिंसा हो रही है उसके पीछे भाजपा है। हमें इनपुट मिले हैं कि हिंसा की घटनाओं के पीछे बड़ी साजिश है। केंद्रीय एजेंसियां, बीएसएफ और कुछ राजनीतिक दलों का सेक्शन इस साजिश में शामिल था और बाद में सीधे वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं। गौरव भाटिया जी क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, जवाबदेही बनती है ममता बनर्जी की, क्योंकि मुख्यमंत्री वो हैं और संविधान की शपथ ममता बनर्जी ने ली है। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। संविधान पढ़े ममता बनर्जी, कुरान ना पढ़े। शरिया कानून से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। अब जो मैं कहता हूं वो सुनिए। देखिए, सबसे पहले ये क्यों दंगे हो रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी ने कहा हम वक्त का संशोधन कानून जो है ये लागू नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, संविधान में क्या किसी मुख्यमंत्री के पास ये ताकत या अधिकार है कि वो केंद्र में जो कानून बना है संसद में उसको कहे कि लागू नहीं करेंगे? ये अपने आप में दिखाता है किस तरह से ममता बनर्जी अराजक तत्व है। दूसरी बात, वहां पे दंगा हो रहा है, दंगा रोकने की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। किसकी है? ममता बनर्जी की। हिंसा हो क्यों रही है पहले इस पे जवाब दो। मैं कह रहा हूं जो भी कराता है जेल की सलाखों के पीछे डालो, लेकिन क्यों नहीं डालती है मैं बताता हूं। उनका पहला वक्तव्य, अगर जय श्री राम बोलोगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी, मतलब हिंदुओं से नफरत। दूसरा वक्तव्य, मुसलमान जो हैं ये दूध देने वाली गाय है, इनकी दुलत्ती भी मैं खा लूंगी। अब अगर वो दंगई है, आतंकी है, घुसपैठिया है, तो ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ममता बनर्जी की आंखों में उनका वोट बैंक है। अब मैं आपको दो बयान सुनाता हूं। बापी हलदार, ये सांसद है टीएमसी के, इन्होंने क्या कहा? वक्फ की संपत्ति की तरफ देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। क्या कार्रवाई करी ममता बनर्जी ने? क्या कार्रवाई करी? आज देश पूछ रहा है ये मुख्यमंत्री है या भक्षक है? इन्हें रक्षक बनना था, भक्षक बन गए। दूसरा बयान, फिराद हकीम, हिंदू जो परिवार है वो पलायन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि स्वयं जाएं, हिंदू परिवारों से मिले, मरहम लगाएं और सुनिश्चित करें उनकी सुरक्षा के बारे में। लेकिन फिराद हकीम कहते हैं अगर पश्चिम बंगाल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से कोई जा रहा है तो इस पलायन में बुराई क्या है? बिल्कुल। क्या उस मंत्री को हटाया? अभी फिराद हकीम को उनके घर से निकाल दिया जाए, उनका परिवार घर के बाहर हो जाए, तो पूछिएगा फिराद हकीम से। और ये वो फिराद हकीम है जो भारत की पावन धरती को कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान है पश्चिम बंगाल में। अब आप बताइए, ऐसे अगर मंत्री होंगे, ऐसे मुख्यमंत्री होंगे तो फिर पश्चिम बंगाल चलेगा नहीं क्या? ऐसे नेताओं पर लगाम आखिर क्यों नहीं लगाई जा रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मनोज काका जी सीधे आपके पास आते हुए, और उसके बाद मुझे लग रहा है उनके चेहरे पर धूप आ रही है, अगर उनका फ्रेम हम थोड़ा ठीक करवा पाए। और मनोज काका जी, मेरा सीधा सा सवाल है, देखिए वहां पर ग्राउंड जीरो पर जिन महिलाओं को बच्चों के साथ पलायन करना पड़ गया है, उनका बयान सुनिए। उनका कहना है सरकार ने वक्फ बिल पास किया है, उस वजह से मुसलमान हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमारे घर तोड़ दिए गए, हमें घरों से निकाला गया, घरों में आग लगा दी गई, मेरे गले पर चाकू रखा गया, मैं किसी तरह से बच कर आई। रिया है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रहने वाली, नाव से 140 किलोमीटर दूर मालदा के लिए निकली हैं। इस तरह से न जाने कितने लोग हैं जिनके बयान सामने आए हैं। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और सेकुलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट ममता बनर्जी ने दे रखी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी घनघोर चुप्पी साध कर रखे हुए हैं इस मुद्दे पर। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बयान है उसके संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हमारे पार्टी का जो पक्ष है, ये आपने ठीक कहा, लोकतंत्र में हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं होती। हम लोग तो डॉक्टर लोहिया के सिविल नाफरमानी के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं कि किसी भी तरह के अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए, लेकिन हिंसा कहीं भी लोकतंत्र में स्वीकार नहीं होगी।
जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन्होंने ठीक कहा। यही बात उनको करणी सेना को कहना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में कम से कम देखते, जो तलवारें लहरा रहे थे और बंदूकें और राइफल लेकर के एक दलित के घर पे जा रहे थे। अभी इलाहाबाद के करछना में एक दलित को जिंदा जला दिए। उन्हें कहना चाहिए उनको कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पूरे देश में अगर दूसरा आपने अपने शुरुआती संदर्भ में जो बात कही है कि वहां बंगाल की दूसरे देश के लोग आए हैं, दूसरे देश के आतंकी संगठनों का हाथ है, आपने शुरुआती संदर्भ में कहा, तो ये तो सवाल इस देश के गृह मंत्री से है कि क्या हमारा गृह मंत्रालय हमारे सामरिक सुरक्षा करने में फेल है कि बाहर से हमारे आतंकवादी आ रहे हैं, हमारे देश की सरहदों में घुस रहे हैं। तो ये सवाल जो बीजेपी के साथी हैं उनको पूछना चाहिए गृह मंत्री से कि कैसे गृह मंत्री हो आप कि फेल है आपका गृह मंत्रालय, कि देश की सामरिक सुरक्षा नहीं कर पा रही है, बाहर के देश से आतंकवादी आ रहे हैं और हमारे देश में आतंक फैला रहे हैं। ऐसे चीजों की घोर भर्त्सना होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे तरफ पूर्वांचल में चित्रा जी एक बात, पहले जो वो भैंस खोलते थे लोग ना, तो चोर भैंस दूसरी तरफ ले जाता है और उसकी घंटी दूसरी तरफ बजाता है। ये बखूबी यही हाल भारतीय जनता पार्टी का। इनके अपने कुकर्म, अपने कुकृत। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, जहां दलितों को जिंदा जलाया जा रहा हो, जहां एक दलित के घर पे राइफल, लाठी, डंडे, जहां के आईएएस इसमें लगे हों। दैनिक भास्कर ने एक्सपोज करा है। अनीस अवस्थी, अभिषेक कौशिक इसमें लगे हैं कि विपक्ष के नेताओं को कैसे बदनाम कर दिया जाए। तो जहां कोई बुनियादी, कोई लोकतंत्र के कोई मूल्य न बचे हों, वो दूसरे को संविधान पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बंगाल पे भी जहां पर बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं का पलायन हो रहा है और वहां के हालात लगातार बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, उस पर आप जवाब दीजिएगा। मनोज काका जी, मैं चाहूंगी आप अपना फ्रेम थोड़ा ठीक करा लें। वो चेहरे पर आधी धूप आधा छांव की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हाँ बोलिए 10 सेकंड में बोलिए, फिर गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, फिर बाकी लोगों के पास बोलिए। मैं बिल्कुल, देखिए मैंने फिर कहा, समाजवादी पार्टी, हमारे नेता कभी भी हिंसा की लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं हो सकती। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री लोगों के कपड़े देख करके उन्हें पहचानने की बात करता हो, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उनके 2007 के भाषण देखिए ना कि एक मारोगे तो 10 मारेंगे, तब उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं था। और उसी संविधान के जो अनुच्छेद बता रहे हैं उसमें एक समवर्ती सूची होती है, एक राज्य सूची भी होती है, और राज्य को भी कानून बनाने का हक है। लेकिन फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से, आपका सवाल सही है कि कहीं भी हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वक्फ वाले मामले में ममता बनर्जी नहीं कर सकती हैं कुछ, की जिम्मेदारी होती है। वक्फ के मामले में संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो उनको मानना ही पड़ेगा। वो कितना भी बयान देती रहे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम इसको लागू नहीं करेंगे, पश्चिम बंगाल में उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, संसद से पास हो चुका है। जिस आप राज्य सूची, संवर्ती सूची का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार आपको अनुच्छेद बता देता हूं चित्रा जी, आपको मैं अनुच्छेद बता दे। राज्य को भी 249 में अपने अधिकार है, राज्य के हर राज्य सरकारों को। हाँ। जैसे संघीय, वैसे राज्य सरकारों को भी अधिकार है कानून बनाने का। बिल्कुल। तो अगर कानून की कोई बात होगी तो सबको हक है। बिल्कुल, लेकिन संसद से पास जो ये वक्फ वाला कानून है, इसको लेकर ममता बनर्जी क्या वहां पर मुसलमानों के साथ डबल गेम भी कर रही हैं? क्योंकि एक तरफ वो जाके मौलानाओं से मुलाकात कर रही हैं, दूसरी तरफ उनकी ओर से कहा जा रहा है कि नहीं हम इसको लागू नहीं होने देंगे, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर ये मामला। लेकिन गौरव भाटिया जी पहले आप जवाब दे दीजिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी मैं फौरन आऊंगी, तब तक आप प्लीज मनोज काका जी का फ्रेम ठीक करवाइए पीसीआर। गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आजम खां की भैंसे ढूंढवाने वाले टोटी चोर अगर संविधान की बात करेंगे तो यही दिक्कत होगी। मैं आपको संविधान ये है, पढ़ा नहीं होगा अखिलेश यादव ने, वो कुरान पढ़ते हैं आजकल, 254 अनुच्छेद 254 पढ़ लें। ये मैं जल्दी से बताता हूं संविधान के बारे में। जब केंद्र कोई कानून लाता है, संसद कोई कानून पारित करती है, तो किसी मुख्यमंत्री के पास कोई हक नहीं है, ये जो कह रहे हैं ना संवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है, क्योंकि पहले से एक कानून केंद्र का आ चुका है। लेकिन भड़काऊ बात हम नहीं करते, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अरे आज ही इंदरजीत सरोज, ये जनरल सेक्रेटरी है, सपा के विधायक है, इन्होंने कहा है हमारे देवी देवताओं में अगर इतनी ताकत होती तो ये जो आक्रांता थे आके मंदिर कैसे तोड़ते, हमारी देवी देवताओं में ताकत नहीं है। रामजी लाल सुमन सांसद हैं इनके, वो कहते हैं अगर ये लोग कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है।
ये क्या कर रहे हैं? नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, औरंगजेब को अपना माए बाप बुलाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी 2017 2022 हारी, बायपोल में 10 में 8 सीटें हम जीते, 2 ये जीते। ये दिखाता है जनता का विश्वास योगी आदित्यनाथ जी के प्रति है। और तुष्टीकरण का अगर कोई पर्याय है तो वो समाजवादी पार्टी है, जो आतंकियों का धर्म ढूंढ के कहती थी हम मुकदमे वापस ले लेंगे, इनको तो कोई हक नहीं है। मैं अंत करूंगा एक बात कह के, जब हिंदू पलायन कर रहे हैं, क्या आपने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुना जो ये कहे कि ममता बनर्जी इनकी रक्षा करिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना आपका कर्तव्य है? नहीं सुना, क्योंकि इनको केवल इलू इलू करना है तो मुसलमानों से करना है, हिंदुओं की चिंता इन्हें नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके भी अर्जुन सिंह जो पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं बिहार और झारखंड से हिंदुओं को लेकर जाऊंगा और एक दिन में मुर्शिदाबाद और मालदा को खाली कर दूंगा। बात कही गई, हमारा हाँ, हमें बंगाल पे ही रहना है, हमें बंगाल पे रहना है। बंगाल पे जल्दी से एक लाइन में बोल दीजिए, बंगाल पे ही रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। बंगाल पे बिल्कुल, जल्दी से बंगाल पे, बिल्कुल बंगाल पे अनुच्छेद 254 पे बिल्कुल नहीं। किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करा है इस व्यक्ति ने, और इनके पूछिए कि इनके टोटी कहाँ मैं कस दूं कि इनको चैन मिल जाएगा। टोटी चोर के किस तरह की अमर्यादित बात ये कर रहा है। नहीं, टोटी क्या अखिलेश यादव के परिवार में कसी है तुमने क्या? अखिलेश यादव के परिवार में टोटी कसते हो? बताओ, अखिलेश यादव के परिवार में जाके टोटी कसते हो? प्लम्बर हो क्या? नहीं, प्लम्बर हो पहले। अरे संविधान पढ़ के आया करो काका, काका वाला कक्का बन जाओगे। फालतू बात ना करना यहाँ पे। संविधान पढ़ा नहीं, कुरान पढ़ के आओगे, यहाँ पे ज्ञान दोगे, तुम मुंह खोलते हो तो बात आती है। आर्थिक से कुल्ला करने वाले यहाँ पे आके बकवास करोगे, तुम्हारी बकवास सुनेंगे। संविधान में बताओ क्या कहता है 254। मुझे लग रहा है कि हम बहुत गंभीर विषय पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे लग रहा है हम विषय से भटक जाएंगे। प्लीज हो गया, आप दोनों ने एक दूसरे को लेकर खुद व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी है, मुद्दे पर आते हैं। प्लीज प्लीज ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं, प्लीज 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 ऐसी भाषा। अगर बकवास करी तो ठीक है, हो गई। प्लीज एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। प्लीज ऐसे डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? प्लीज अब स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, प्लीज सर, हो गई। आप लोगों की व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर हमारे चैनल पे जगह नहीं है और मुझे लगता है कि डिबेट में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, लेकिन बंगाल जल रहा है और देखिए ममता बनर्जी जाके मौलानाओं से मुलाकात करेंगी, वो बोल रही हैं कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। अधिकार क्षेत्र में जो आता है कानून व्यवस्था, उस पर तो काबू लगा नहीं पा रही हैं। संसद से पास कानून को कह रही हैं कि लागू नहीं होने देंगे। अगर ये स्थिति बनी रही, हिंदुओं का कितनी बड़ी तादाद में पलायन हो रहा है, क्या कर रही है राज्य सरकार? पुरोहित साहब। नहीं, देख चित्रा जी मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा बोलने का। देखिए, आज 2 व्यक्तियों को जिन्होंने जो हत्याएं की है, जो मुर्शिदाबाद में यहाँ पे एसआईटी गठन कर करके उन 2 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है। सर्वप्रथम आज बांग्ला नव वर्ष है। मैं भारतीय जनता पार्टी का ये काला चेहरा आपको चेहरे के सामने दिखा रहा हूँ। ये आप अपने जूम करके अपने दर्शकों को दिखाइए। ये बीजेपी वेस्ट बंगाल का ट्विटर हैंडल है। इसमें इन्होंने ये ट्वीट किया है और इनके जो नेता है सुकांतो मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी, सब ने इसको ट्वीट किया है। इसमें 9 अलग अलग जगह की तस्वीर है, जिसमें सिर्फ एक तस्वीर पश्चिम बंगाल की एनआरसी के समय की है। इसमें लिखा हुआ है गणेश चतुर्थी, सरस्वती पूजा, रामनवमी, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, हनुमान जयंती, दशहरा, संक्रांति। इन दिनों में दंगे हुए, जो कि दंगे करने की जो बाकी तस्वीरें हैं आपको हमारे एआईटीसी के पेज पर मिल जाएगी। आप देखिएगा, सारी तस्वीरें अलग जगह की डाल करके। ये कौन लोग हैं जो दंगा भड़का के रोटियां सेक रहे हैं? कौन है ये गिद्ध लोग जिनको अपनी रोटियां सेकना है बंगाल को जला करके? ये देखना है कि ये चुनाव का साल है, आने वाले कुछ महीनों बाद चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और इनको पता है फरवरी महीने में आरएसएस का कैंप हुआ यहां पर, और उसके बाद में ये एक षड्यंत्र रचा गया कि देखिए जो मुर्शिदाबाद एरिया है बॉर्डर का एरिया है, इनके नेता भी बोल चुके हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आए, बीएसएफ कंट्रोल करती है बॉर्डर को, उसके बावजूद लोग घुसे और चले गए। मगर कुछ लोग, इनके नेता अर्जुन सिंह, जैसा कि आपने खुद कहा कि वो बोलते हैं बिहार से, वो खुद बिहार के नेता है, बिहार से, मगर वो बिहार झारखंड के लोग को बंगाल में घुसा के बंगाल की संस्कृति देखिए। आज पहला नया साल का दिवस है बंगाल के अंदर में, पहला बैसाख है। बंगाली लोग, हर बंगाली चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, मिलजुल करके इसको धूमधाम से मनाते हैं। बंगाल की संस्कृति का हवाला दे रहे हैं। मुर्शिदाबाद के लोग नए साल के मौके पर
कौन लोग हैं चित्रा जी? ठीक है, झारखंड में पनाह लिए हुए हैं, ऐसे में जी चित्रा आप जी, लोगों को देखिए, शर्म देखिए। आती है नहीं आती है? आप लोग जी, यहाँ पर चित्रा जी, 200 और 10 मैं सेकंड। बीजेपी का नहीं, जरा हमारा वीडियो चित्रा जी, नहीं, दिखाइए, देखिए, एबीपी शर्म न्यूज जो उनको आनी वीडियो चला चाहिए, रहा है वो वीडियो शर्म दिखाइए। उनको आनी हम चाहिए, उधर नहीं जाएंगे, जो ये हम उधर नहीं जाएंगे, झूठे मैसेज ठीक है। करते हैं बीजेपी और ट्विटर पे जो वोट डालती के है नाम पर उसको लेकर हम जैसे डिबेट नहीं अपना कर रहे बाल बेच हैं, रहा हम है। अपना वीडियो दिखाते हैं। मुर्शिदाबाद का एबीपी न्यूज के पास जो वीडियो है वो दिखाते हैं, आगजनी की, नहीं, आप अपना गाड़ियों में वीडियो तोड़फोड़ दिखाइए की, ना। ये वीडियो हिंदुओं मैंने- के ये तो पलायन भारतीय की, जनता पार्टी का बंगाल पेज से है। आए शरणार्थी, भारतीय ये जनता देखिए पार्टी के पेज के बंगाल बारे से में जब बात अपने कर घरों रहा को हूं। छोड़कर सच्चाई जाना पे बात पड़ा है कर तो रहा आप हूं। देखिए जो सुकांतो स्वयं मजूमदार प्रकाश ने पुरोहित वो जी ट्वीट महिलाएं किया। किस तरह से क्यों रो रही हैं डिलीट अपने करनी बच्चों पड़ी के उसे? साथ, शर्म क्यों आती डिलीट है या करनी नहीं पड़ी? आती है इन तस्वीरों को देखकर? महिलाओं को अपना घर बार सुनिए, छोड़कर जाना पड़ा है। आपको ममता नहीं पता बनर्जी है, मुख्यमंत्री आप 4 दिन है, एक बार पहले जरा की हम बात कर एम्बियंस रही सुना है। सकते हैं आज क्या? वहां स्थिति कंट्रोल में है, आपको नहीं पता है। 500 लोग जो पलायन किए थे, बगल के गांव में गए थे, वो सब यथास्थिति आ गए हैं। अब आज का वीडियो दिखाइए, आपको मिलेगा इसके अंदर में। मगर आप 3 दिन पहले देखिए, दंगा कहीं भी हो देश में बंगाल से पहुंचे हुए हैं जो लोग हैं, झारखंड के पाकुड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपना घर बार जब छोड़ना पड़ता है ना त्योहार के दिन, उस दिन सबसे ज्यादा स्वयं प्रकाश पुरोहित जी घर की ही याद आती है। और यहां पर बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कोई और क्या कर रहा है, राज्य सरकार क्या कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपका है। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को लेकर हमने देखा है किस तरह की पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में होती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से क्या ये हाल हो गया है वहां पर हिंदू शरणार्थियों का? फिर आप जा रहे हैं गुजरात को एक सेकंड, अभी आज की बात करते हैं ना, अभी आज की बात करते हैं, आज की बात करते हैं। 2002 में मत जाइए, आज पर रहिए, आज पर रहिए, आज पर रहिए। बच्चियां रो रही हैं, आज पर रहिए, बच्चियां रो रही हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, विधानसभा सुनिए। नहीं देखिए, दंगे कहीं भी हो, दंगा होना यह अच्छी बात नहीं है। और प्रशासन ने गिरफ्तारियां की है, आपको नहीं पता। 1000 से ज्यादा लोग, 1000 से ज्यादा लोगों को नोटिस दी गई है। सैकड़ों 221 लोग आज सुबह तक गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने मर्डर किया। लोगों का बयान सामने आया है, लगातार पुलिस वालों से संपर्क साधते रहे और कोई भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। सुनिए, कोई भी मौके पर नहीं पहुंची, कहीं दंगा और हो, पुलिस वालों की गाड़ियां ही जब जला दी जा रही हैं, आप लोगों की सुरक्षा क्या करेगी बंगाल की पुलिस? प्रश्न भी करूंगा, चिल्लाए नहीं, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। नहीं, आप जैसा बोल रही है। नहीं, कौन है बीच में, कौन बोल रहा है? गौरव भाटिया जी हैं। गौरव जी मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट में की बात खत्म हो जाए। स्वयं प्रकाश जी, अब मैं भी आप रुक जाइए गौरव जी, प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। गौरव जी, मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए गुस्से की बात नहीं, पंचर जैसे वर्ड कि मुसलमान पंचर बना रहा है। नहीं, गौरव जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप क्या मुसलमानों को पंचर बनाने वाला व्यक्ति बोल करके टिप्पणी करेंगे? वहां पर बंगाल जल रहा है, आप पंचर वाले बयान पर आ रहे हैं। पहले तो पश्चिम बंगाल को जवाब दीजिए ना। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिए, एक बड़ी खबर आ रही है, फौरन लेंगे, पहले जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, बंगाल जल रहा है, लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा। पुरोहित साहब, बंगाल जल रहा है, थोड़ी सी संवेदनशीलता उन परिवारों के प्रति जिनको अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ रही है, थोड़ी सी संवेदनशीलता, थोड़ी सी संवेदनशीलता। ठीक है गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिए, बाकी लोगों के पास आऊंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, गौरव भाटिया जी पहले आप जवाब दीजिए। संवेदनशीलता की ही बात कर रहा हूं, आप नहीं दिखा रही है चित्रा जी, आप नहीं दिखा पा देखिए, रही है आईने का दूसरा। स्वयं भाई, आप मेरी बात सुनो, चिल्लाओ मत। एक तो छाती फट जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बिना चिल्लाए करेंगे। सबसे पहले आपने कहा आपकी तरह झूठ नहीं फैलाते हैं, सच बोलते हैं और सच की आवाज बुलंद होती है। ठीक है स्वयं भैया, आप में बहुत दम है, दिखाई दे गया है। आप इसका जवाब दीजिए। सिर्फ सारे हिंदू जानते हैं भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल के ट्विटर पे ये झूठ का प्रचार क्यों किया गया? चित्रा जी, ये गलत बात है, देखिए इनको शांत कराना पड़ेगा। इसका जवाब ले लीजिए प्लीज, जल्दी से। 3 और मेहमान हैं, उनकी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, काफी देर बीत। ठीक है सर, हो गई, ठीक है। बंगाल को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ठेका लिया है। ठीक है गौरव भाटिया जी, चलिए। नहीं, इसका जवाब नहीं दिया मुझे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है, जवाब चाहिए। ममता बनर्जी, उनको बोलने देंगे तो बोलने जवाब देंगे ना। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप बोलने नहीं देंगे तो फिर जवाब कैसे मिलेगा? आप लगातार बोलते रहेंगे। मौलाना अंसार रजा भी इंतजार कर रहे हैं, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ बीएसएफ के पूर्व आईजी भी मौजूद हैं, उनसे जरूरी सवाल लेने हैं। प्लीज आप जवाब ले लीजिए। इसका जवाब लीजिएगा। ठीक है, अब क्यों इनके मंत्री तुरंत ले रही हूँ, अब आप चुप हो जाइए, मैं तुरंत ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी। हाँ,
देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि ममता बनर्जी ने जब ये कहा कि हम कानून लागू नहीं होने देंगे, तो संविधान का प्रावधान बताइए कि मुख्यमंत्री कोई केंद्र का कानून जो है वो लागू नहीं करेगी, पहला प्रश्न। दूसरा, आपने कहा कुछ लोग हैं जो दंगा भड़का रहे हैं, तो क्या ममता बनर्जी नमाज पढ़ रही हैं? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, कार्रवाई करे, जेल में डाल दे। बताइए, अगर वहां दंगा भड़क रहा है और वो भड़कने दे रही हैं, तो विफलता किसकी है? ये तो कबूलनामा है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पे विफल हो गई हैं। तीसरी बात, बापी हलदार जब कहते हैं तेरी आंखें निकाल लूंगा, हड्डियां तोड़ दूंगा, जब ममता बनर्जी कहती है चमड़ी उधेड़ दूंगी, जब वो मृत्यु कुंभ कहती हैं, वो कैसा बयान था? प्रधानमंत्री जी ने सच बोला। आप चाहते हैं मुसलमान पंचर बनाएं और नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, तो आपको दर्द होता है, क्योंकि आप चाहते हैं वो आपकी गाड़ी का पंचर बनाए। लेकिन याद रखिएगा, अब मुसलमान भी देख लिया है आप कैसे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और वो आपको अब सबक सिखाएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। पश्चिम बंगाल हिंसा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी करवा रही है हिंसा, ये कहना है अखिलेश यादव का। हम सीएम ममता बनर्जी के साथ हैं। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक तनाव के पीछे बीजेपी है। और क्या कुछ कहा है पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के, सुनिए। ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या, या यूपी में जो घटना होती नहीं देखा? मैंने अपने तालग्राम में देखा, बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक जानवर का मांस कटवा के मंदिर में डाला और उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए थे। भारतीय जनता पार्टी से मैं रिएक्शन ले लूंगी, लेकिन उसके पहले तीन और मेहमान, रतन शारदा जी, आर के भार्गव जी और मौलाना अंसार रजा जी जुड़े हुए हैं। एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। आर के भार्गव साहब, पहले मैं आपके पास आते हुए, चूंकि बीएसएफ की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें बांग्लादेशी आतंकी संगठन को इसका जिम्मेदार बताया गया है, और उसमें साफ है कि जो खुफिया रिपोर्ट है, बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम को जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों प्रतिबंधित संगठनों ने अपनी स्लीपर सेल की मदद से हिंसा फैलाने की साजिश रची है। क्या समझ में आ रहा है बीएसएफ की ये जो रिपोर्ट सामने आई है? और राज्य सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि दंगाइयों पर लगाम लगा पाने में वो पूरी तरह से नाकाम रही हैं। इस पर भी आपकी टिप्पणी। देखिए, जो बीएसएफ की रिपोर्ट है वो तो मैंने नहीं देखी है कि उसमें एग्जैक्ट क्या लिखा है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उसमें जो ये इंट की रिपोर्ट आई है, ये कोई ऐसा नहीं जिसको कि हमें बहुत ज़्यादा उसको हमें एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये सही है या गलत है, क्योंकि बांग्लादेश का जो भी हाल रहा है या बांग्लादेश का जो भी एटीट्यूड रहा है, वहाँ पर देखिए बीएनपी की जो पार्टी है उसके जितने भी सपोर्टर्स हैं या उसके साथ जमायती के आदमी हैं, वो सारे के सारे ही हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराने के लिए या हिंदुस्तान के अंदर अहिंसा फैलाने के लिए, अशांति फैलाने के लिए हमेशा चेष्टा में लगे रहते हैं। इस समय जो कुछ हो रहा है उससे वो भी जो हमारी इंट की है या जो भी हमारा असेसमेंट है उसको पूरा बल मिलता है, क्योंकि आम तौर के ऊपर इस तरह से नहीं होता है जब तक कि बाहर से कोई उनको सपोर्ट ना मिले, जब तक बाहर से उनको कोई डायरेक्शन ना मिले और बाहर से जब तक उसको कोई ऑर्गेनाइज करने की कोशिश ना करे। भाई अचानक देखिए मुर्शिदाबाद में हुआ। एक चीज़ और बताऊं, मुर्शिदाबाद और मालदा के बीच में ये दोनों ही जगह वो हैं जो कि जिस समय बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन होता था, ये हाईवे थे जी, बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद आते थे, मालदा आते थे, वहाँ से बाकी देश में फैलते थे। ये तो सच्चाई है जो कि मेरी अपनी देखी हुई है। तो उस सच्चाई को देखते हुए जो मुर्शिदाबाद के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बांग्लादेश या बांग्लादेश की आइडियोलॉजी या बीएनपी की आइडियोलॉजी से इफेक्टेड हैं। उसको रोक पाने में कामयाबी क्यों नहीं मिली? उनको आर के भार्गव साहब, देखिए जो रिपोर्ट है उसका अगला हिस्सा मैं पढ़ लेती हूँ। मुर्शिदाबाद और दूसरे इलाकों में वीडियो कॉल कर स्थानीय युवाओं को भड़काने का काम किया गया है जमात और अंसारुल्लाह की ओर से। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों ने 12 से 25 साल के युवाओं को हिंसा भड़काने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसको रोक पाने में, लगाम लगा पाने में सरकारें नाकाम क्यों रही वहां पर? देखिए, सरकार का बताऊं आपको, वहां पर जहां तक जो लोकल गवर्नमेंट है वहां पर, चाहे वो टीएमसी की थी या इससे पहले जो भी थी,
आमतौर के ऊपर देखिए बीएसएफ के ऊपर बड़े एलिगेशन लगते हैं कि स्मगलिंग कराते हैं, स्मगलिंग क्यों नहीं रोक सकते, जो उधर से इन्फिल्ट्रेशन होता है उसे क्यों नहीं रोक सकते। तो वहाँ की सरकार का, जो मैंने वहाँ पर रहा हूँ, मैंने देखा है, हम किसी स्मगलर को, किसी इन्फिल्ट्रेटर को पकड़ते थे, पकड़ने बाद हम उसको प्रोसिक्यूट नहीं करते हैं, उसके आगे का काम हमारा नहीं होता है, बीएसएफ का नहीं होता है, हम उसको पुलिस को हैंड ओवर करते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करते हैं। उनका काम होता है उसको प्रोसिक्यूशन करना और उसको जो भी वहाँ का कानून है उसके हिसाब से उसके ऊपर कोर्ट में ले जाना। बिल्कुल। लेकिन आमतौर पे ये देखा कि हम उसको सवेरे या शाम को हमने उसको पुलिस में दिया और वो अगले दिन सवेरे हमारी पोस्ट के आगे से अंगूठा हिलाते हुए और घूमता होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार या वहाँ की पुलिस या जो भी वहाँ पर थे उन्होंने कभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। अभी जो भी वहाँ पर हुआ, ठीक है, अगर वहाँ पर इतनी बीएसएफ को पता लगी ये कि हाँ वहाँ पर इस तरह से चेष्टा हो रही है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पुलिस को नहीं पता लगा होगा, डेफिनेटली पुलिस को भी पता लगा होगा, और नहीं भी पता लगा हो तो बीएसएफ ने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ में ज़रूर शेयर की होगी। मुझे पता है कि किस तरह से हम लोग वहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन शेयर की तो ये बताइए पुलिस ने क्या किया? लोकल पुलिस, उन्हें पता होता है किस जगह पर कौन आदमी रहता है। बीएसएफ को उतनी लोकल जानकारी नहीं होती है, लोकल जानकारी सारी की सारी पुलिस को होती है। तो ये पहला काम तो पुलिस का था कि उस जगह को चिन्हित करते, उन लोगों को चिन्हित करते जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का यही काम होता है, जो लोकल लेवल पर इस तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराकर सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाती है। लेकिन मौलाना अंसार रजा जी, देखिए वही था जिस बात का डर था, जो देश विरोधी ताकतें हैं या दूसरे देश की जो ताकतें हैं, वो तो इसी इंतजार में बैठी हुई थी कि यहां पर बच्चों को बरगलाया जाए और हिंसा भड़काई जाए, और उसमें उनको कामयाबी भी मिल रही है। बीएसएफ की ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, मामला जब कोर्ट में चला गया था तो सड़क पर उतरकर हिंसा और इस तरह के प्रदर्शन की क्या जरूरत थी? कौन रोकेगा अब इसको? मौलाना अंसार रजा जी। चित्रा जी, 2-3 बातें हैं, चूंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं बहुत लंबी बात न करके, पहली बात तो एक बात कहूँगा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए और कानून को लोगों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, कोई भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सारा इल्ज़ाम आप ममता बनर्जी पे ठोक दें, उनकी सरकार पे ठोक दें तो फिर दूसरी सरकारों का नंबर भी आएगा। आज गौरव भाटिया जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है। इन्होंने एक बात कही है कि पार्लियामेंट का पास किया कानून कोई मुख्यमंत्री कैसे नहीं मान सकता है। अरे मैडम, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, आप तो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। और अभी आपके चैनल पे, आपके स्क्रीन पे नीचे चल रहा है, स्क्रीन पे चल रहा है कि डंडे से इनकी पिटाई कीजिए। ये डंडे से मानते हैं, मुख्यमंत्री की भाषा है। मतलब एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक साधु, एक मिनट, अरे कानून है हमारे यहाँ, आप डंडा मारेंगे सबको या कानून से जेल में डालेंगे उनको? हाँ है, ये मुख्यमंत्री की भाषा है। ये पुलिस डंडा नहीं चलाती। कैसी बात कर रही हैं आप? पुलिस ने डंडा चलाया है पश्चिम बंगाल में। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी है। ममता बनर्जी की पुलिस ने डंडा चलाया है बंगाल में। अरे डंडा चला है तो उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। उन पर धाराएं जो सख्त से सख्त हो सके वो लगाइए। फिर आपने आगरा में क्यों नहीं लगवाई? अरे सड़क पर आकर बवाल काटेंगे, आगजनी करेंगे, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करेंगे, पुलिस की गाड़ियां जला दी जाएंगी, और फिर इस तरह से आपका आगरा में क्या पुलिस की गाड़ियां जलाई गई हैं? आगरा में क्या पुलिस की गाड़ियां जलाई गई हैं? आगरा में क्या पुलिस की गाड़ियां जलाई गई हैं? आगरा में क्या पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई है? क्या पत्थरबाजी की गई है? अंसार रजा साहब अभी पश्चिम बंगाल पर ही रहते हैं ना, हिंदुओं का पलायन हो गया, सब थोड़ा सा इन लोगों की प्रति भी संवेदनशीलता दिखाइए आप। तो ये बात तो आपको गौरव भाटिया से कहनी चाहिए ना। गौरव भाटिया ने बंगाल के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। क्योंकि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी करवा रही है। मैं 4 दिन से कह रहा हूँ, मैं 4 दिन से कह रहा हूँ कि ममता जी प्रदेश को बचा लीजिए। भाजपा पूरी तरीके से तैयार है बंगाल में फसाद करवाने के लिए। मैं 4 दिन से कह रहा हूँ। भाजपा को क्या मिलेगा? चलिए मैं, और राज्य सरकार किस लिए है? पुलिस प्रशासन तो उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ सत्ता चाहते हैं, ये कानून व्यवस्था को संभालना और सही करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अभी हिंदू खतरे में है बंगाल का। बिल्कुल खतरे में है सर, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हिंदू खतरे में है।
वो जो तस्वीरें सामने आ रही है एक बार दिखाइए रतन शारदा जी, जवाब देंगे उसके बाद गौरव भाटिया मैं आऊंगी आपके पास। हिंदू खतरे में है बंगाल में, अगर हिंदुओं को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है मुस्लिम इलाके से तो ये शर्मिंदगी की बात होना चाहिए। मुर्शिदाबाद 60% से ज्यादा मुसलमान है, वहां पर जो 30% हिंदू आबादी है वो अपने बच्चों के साथ पलायन कर रही है। शर्म नहीं आती है क्या हम सबको? अपने ही घर बार को छोड़कर क्यों पलायन करना पड़ता है? अंसार रजा जी, आप एक कौम को भी समझाइए कि जितना उनका उस हिस्से पे हक है उतना ही उन लोगों का है जो आंसू बहाकर झारखंड में शरण ले रहे हैं। मैडम, सबको शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। हमें है शर्म कि अपने एक राज्य से अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर पलायन हो रहा है। शर्म आ रही है इस बात पर हमें, बच्चों को देखकर रोता हुआ शर्म आ रही है इस बात पर हमें। महिलाएं रेलवे स्टेशन पर थक रो रही हैं, शर्म आ रही है हमें। समझाइए आप, समझाइए आप, भड़काऊ बयान मत दीजिए, समझाइए आप। बात कीजिए चीफ मिनिस्टर से, आप कहिए ना चीफ मिनिस्टर से। बीजेपी पर तो आ गए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, बोलिए ना आप। बीजेपी की तो सरकार नहीं है ना वहां पर, बीजेपी की जहां पर सरकार है। आप बताइए एक राज्य, बीजेपी की वकालत नहीं करने जा रही हूँ, चाहे बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी या किसी और राज्य में, क्या कहीं से आ रही है इस तरह की तस्वीरें? नहीं आ रही है ना, केवल बंगाल से आ रही है पिछले 10 दिनों से। रतन शारदा जी वो कह रहे हैं बीजेपी ही जिम्मेदार है। आप आगरा की दिखाइए फिर परसों की तस्वीर। अरे सर, आगरा की दिखा ली, उस पर डिबेट भी कर ली थी। करणी सेना ने प्रदर्शन किया था, तलवार लहराया था, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई थी। और तलवार लहराना गलत था, हमने मुखालफत की थी उस दिन, ठीक है, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई थी। दिखाया था परसों की खबर, आज डिस्कस मत कीजिए, परसों डिस्कशन हो चुका है एबीपी न्यूज पर। क्यों नहीं दिखा रही? परसों का हो चुका है, आज की बात हो रही है। आज फिर वही बात मौलाना साहब, आप आगरा की दिखाइए ना, आप आगरा की दिखाइए। अरे मैं इतने पीछे नहीं जाती हूँ, आज पे बात करूंगी। रतन शारदा जी, आगरा पर पूरे दिन दिखाई थी हमने परसों तस्वीरें। रतन शारदा जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी ही जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी वहां पर सत्ता चाहती है, इस वजह से हिंसा मुफीद है उसके लिए। देखिए, सबसे पहले मैं बहुत दुखी मन से कहना चाहूंगा कि जो पिछले 4-5 दिनों से ये बहस चल रही है, बहस का मुद्दा ही नहीं है। क्या इतना कोई हृदयहीन सरकार हो सकती है, ऐसी हृदयहीन पार्टी हो सकती है कि वहां की पार्टी कहे कि जो बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, मतलब बंगाल सुरक्षित है, जो कहें कि अपनी मर्जी से जा रहे हैं, यानी वहां का हिंदू अपना घर छोड़ के अपनी मर्जी से जा रहा है क्योंकि बीजेपी उसको कोई और घर दे रही है। ये किस प्रकार की राजनीति हम कर रहे हैं? अभी राजनीति की ओर उस पर आते हैं जिसकी किसी ने भी चर्चा नहीं की। वक्फ बोर्ड का जो बिल आया इसके बारे में उतना ही झूठ फैलाया जा रहा है जितना सीए के बारे में फैलाया गया था। सीए के झूठ के कारण दिल्ली में दंगे हुए, 50 से अधिक लोग जाने गई, वही लोग आज बैठे यहाँ पर वक्फ बिल का विरोध करे। सेम व्यक्ति, क्या किसी को शर्म आई? क्या किसी ने स्वीकार किया कि सीए के बारे में जो कुछ कहा था झूठ था? कोई नहीं बोलेगा, और आज आके वक्फ के बारे में भड़का रहे हैं। यहाँ पर बात आती है कि जो जिस वक्फ की बात कर रहे हैं, जितने यहाँ बड़े बड़े मौलाना के भक्त बैठे, मुझे बताइए 2020 में वक्फ की टोटल इनकम थी 150 करोड़ एक सालाना, 2024 में रह गई 1.25 करोड़, और 2024 में वक्फ टैक्स नहीं आया था। क्या किसी का दिल नहीं दुखा कि लाखों एकड़ जमीन के ऊपर गरीब मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा? ये कौन से ठेकेदार हैं जो 2000 करोड़ की पर साल की इनकम के बदले में 1.25 करोड़ की हम दिखाते हैं, बाकी पैसा कहाँ जाता है? किसी ने को सवाल नहीं किया, किसी ने ये नहीं पूछा कि वक्फ बोर्ड होने के बावजूद, इतने सालों से होने के बाद भी गरीब आदमी को कुछ फायदा क्यों नहीं मिल रहा, महिलाओं को फायदा क्यों नहीं मिल रहा? कोई नहीं बोला। किसी ने ये नहीं कहा कि शिया या सुन्नी के झगड़े में वक्फ का क्या हो रहा है, आगा खान कहाँ जाएंगे, बोहरा कहाँ जाएंगे। अब आगे आते हैं, यहाँ इन्होंने कहा कि ये सारा वक्फ ये मुस्लिम विरोधी है। 1954 तक वक्फ नहीं था, 1954 में इसलिए वक्फ नहीं था क्योंकि मुसलमानों ने अपनी जमीन मांगी, अपने इस्लाम की शरिया मांगी, पाकिस्तान बना, जो यहाँ रहे उनके लिए 1954 में वक्फ बना। 1954 से लेकर 1995 में ऐसी क्या घटना हुई जिसके कारण वक्फ को जो शक्ति चाहिए नहीं मिली, जिसके कारण वक्फ काम नहीं कर पाया, जो इस्लाम विरोधी था, कि 1995 में ऐसा कानून लाया गया जो बाकी किसी भी समाज के लिए लागू नहीं है। ऐसा समाज जिसके अंदर आपने ऐसा अधिकार दिया जो न्यायपालिका भी चलाता है, जो अधिकार भी मांगता है बिना सबूत के। क्या बाकी जो समाज है उनके विरुद्ध नहीं है घटना? क्या उसके विरुद्ध भी नहीं है? कोई नहीं बोलेगा। फिर आते हैं ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी ने कभी भी संदेश खाली हो, चाहे आज के राइट्स हो, कभी वो हिंदू इलाके में नहीं गई जहाँ हिंदू मर रहा है, जहाँ हिंदू जलाया जा रहा है। अगर बीजेपी करवा रही है तो क्या टोपी पहन के, जालीदार टोपी पहन के जो पत्थर मार रहे हैं, ये सारे जीप जला रहे हैं, क्या बीजेपी के लोग हैं? क्या पुलिस जिनको पकड़ रही है, पुलिस क्यों इतनी शांत थी? किसी को इसका उत्तर है आपके पास? और ये हिंसा की आज की बात नहीं है, मैं बताता हूँ। मौलाना सुनिए आप,
2013 में 59 दंगे हुए टीएमसी के राज में। 2016 में कलिया चेक मालदा के अंदर पुलिस चौकी जला दी गई, किस कारण किसी को नहीं पता। और 3 दिन में मीडिया को एंट्री चित्रा जी जानती है, उसको सारा लीपा पोती करके बाद में बुलाया गया। एसएचओ ने कहा मुझे इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। आगे ये 2016 के अंदर दूला के अंदर, बसीरहाट में, बदूरिया में, 2015 में नादिया में, 2016 में मालदा, 2016 में हाजीनगर, दूलागढ़, हावड़ा सिटी के अंदर 2021 में 36 दंगे हुए, 2022 में 23 दंगे हुए। यहाँ की सीपीएम के सेक्रेटरी ने कहा, एमडी सलीम नाम भी ले रहा हूँ, ये सारे दंगे ममता बनर्जी करवा रही है। अभी इसका उत्तर दें कि इनका जो 2002 की बात करते हैं, क्या 2002 का बदला आज ये बंगाल की जनता से ले रहे हैं? और गुजरात के अंदर लोगों को सजा मिली है टीएमसी, बंगाल के और उसके बाद वहाँ रेगुलर जीतती चली आ रही है। कहना पड़ा, यही जवाब तो बीजेपी देती है, यही जवाब तो बीजेपी देती है जो आप बोल रहे हैं। हाईकोर्ट को हर बार टीएमसी को कहना पड़ता है कानून व्यवस्था बचाओ, महिलाओं को बचाओ। फिर वो जीत कैसे रही है? आप अपना अगर दंगे करवा रही है तो ममता जीत कैसे रही है? दंगेबाजी साइड में रखिए। मैं आपको कानून की बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक्ट की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कौन सा एक्ट जो मुसलमान के विरुद्ध था? आप लोगों ने 50 साल क्या किया महिलाओं के लिए? आपने 70 साल क्या किया गरीब मुसलमान के लिए? आपने खोजा के लिए क्या किया? आगा खानी को क्या हक दिए? सर हमें पता है, हमें पता है आपने क्या किया मुसलमानों के लिए। ये उत्तर दीजिए। सर कपड़ों से पहचाना आपने हमें, माफी मांगी, हमारे मजारों मस्जिदें खोदी, माफी मांगी, हमारे मजारों में झंडे फहराए, पहले बताइए के अंदर किसी मुसलमान गई क्या? सर कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, बेगुनाहों को जेल में डाला मुसलमानों को। शुरू करेंगे आप क्या हमदर्दी दिखा रहे हैं मुसलमानों की? पुलिस डंडा न चलाए, बवाल नहीं है। लेकिन जो दंगाई है ना, दंगाइयों के साथ उस भाषा में व्यवहार होना चाहिए जिस भाषा में उनको समझ में आए। पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने की स्थिति या ताकत कहां से आती है? उनकी गाड़ियां फूंक दी जाती हैं। कौन देता है ताकत ऐसे लोगों को? कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की क्या कोशिश नहीं की जा रही है? मनोज काका जी, मैं आपके पास आऊंगी, गौरव भाटिया जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मनोज काका जी, आप लोग जिस वक्त बिल का विरोध कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी का बयान भी हमने सुनाया, वो समर्थन कर रहे हैं ममता बनर्जी का और कह रहे हैं कि बीजेपी ही दंगा करवा रही है, लेकिन आदिवासी समूहों की ओर से वक्फ कानून का समर्थन किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि नए वक्फ संशोधन कानून की धारा 3E अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने पर रोक लगाती है। उनके हितों की रक्षा के लिए जरूरी प्रावधान है। उनकी चिंताएं बढ़ी हुई थी। आदिवासी लोग खुशी जता रहे हैं इसको लेकर। मनोज काका जी, नहीं चित्रा जी, अगर कोई वर्ग खुशी जता रहा तो उस पर हमें कोई ऐतराज तो है नहीं। ये देश सबको बोलने की स्वतंत्र सहमति की अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आजादी है। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही कर रहे हैं। इस देश में दंगों की अगर कोई फैक्ट्री है तो भारतीय जनता पार्टी है। 2002 से लेकर के और आज तक भारत में कितने दंगे हुए और उसमें कब भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं रहा, ये तो सब जानता। और अगर वक्फ कानून से आ जाने पर ही नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो देश पर 55 लाख करोड़ रुपया था, अब 255 लाख करोड़ रुपया हो गया है। देश की बेरोजगारी, बेकारी, जो 700 किसान मर गए उनके भी बेहतरी के लिए ये कानून लाए थे। तो लोगों को खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, उनके हितों को, क्या इस देश का मुसलमान और संपूर्ण संपत्तियों में संपूर्ण देश पर उसकी भागीदारी नहीं है? क्या मुसलमान की समृद्धि सिर्फ वक्फ के कानून और वक्फ के संपत्तियों से होगी? यह प्रधानमंत्री से सवाल है। आप मुसलमान को दूसरे दर्जे का नागरिक क्यों समझते हैं? आप अगर मुसलमानों की आपको इतनी चिंता है तो आप बताइए कि मुसलमानों को कितने सांसद बनाया, विधायक बनाया। प्रधानमंत्री बताएं कि उनके पीएमओ में कितने मुसलमानों की नियुक्ति हुई। प्रधानमंत्री बताएं कि इस देश में मुसलमानों के लिए कितने विश्वविद्यालय खोले। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए उन्हीं मुसलमानों के लिए जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए, जब उनका संगठन आरएसएस माफीनामा लिख के अपना जीवन यापन कर रहा था तो बहादुर शाह जफर जैसे लोग बलिदान दे रहे थे। उन मुसलमानों को सामान्य और सम्यक दृष्टि से देखने के बजाय लगातार उनके कपड़े से पहचानने वाले लोग, आज मुसलमानों से बहुत हमदर्दी आ गई है। जवाब तो ये वही बात है ना, ये बहुत चालाक और महीन लोग हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा, इस देश में और उत्तर प्रदेश में अगर कोई दंगा होता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है। अगर वो अगर नहीं कराना चाहती है, अगर बांग्लादेश से और चीन पर नहीं बोलेंगे। मणिपुर में कौन दंगा करा, जरा भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा। डबल इंजन की सरकार थी, क्या कर रहे थे? जवाब ले लीजिए। लगातार लोगों को 2 साल से दंगे हो रहे हैं। कौन दंगा करा रहा? अब हो गई, आपकी बात हो गई। गौरव भाटिया जी,
स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, उसके बाद आऊंगी आपके पास। देखिए, बारे में हर व्यक्ति को पता है आधा मुख्यमंत्री दंगा एक्सपर्ट, साल में 200 दंगे किसके राज में होते थे? उसी के राज में होते थे जो सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन के साथ डांस करता था जब मुजफ्फरनगर दंगे 2013 में हुए थे। 200 दंगे हर साल होते थे। कौन है वो आधा मुख्यमंत्री हर कोई जानता है। और आज मुख्यमंत्री जो सवाल पूछा जाएगा अपनी बारी में, और ये दरबारी मनोज ढाका जी अपनी बारी में बौखला जाते हैं। जब आप बोल रहे थे वो शांति से क्यों सुन रहे बच्चों थे, को ऐसे बुलाते तरीका हैं, नहीं हो लड़कों को सकता है। बुलाते मनोज हैं, ढाका जी, चप्पल चाटो जाओ। मनोज अखिलेश ढाका जी यादव की आपने चप्पल भी चाटो बहुत जाओ। कुछ बोला, वो शांति से सुन रहे थे। अखिलेश यादव की मनोज चप्पल ढाका जी चाटो। आप भी बहुत कुछ बोल गए, गौरव भाटिया जी चप्पल सुन रहे चाटो थे, जाओ। अब उनको बोलने दीजिए। वहाँ ऐसे क्या है? कैसे वहाँ डिबेट मिट्टी होगी? लगी है, जाओ प्लीज। चाटो चलो। नहीं, ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे प्लीज, अपनी बारी में। गौरव जी अपनी दो बात को कौड़ी आगे के बढ़ाइए। प्रवक्ता भेजते हैं अपनी, प्लीज सर, ऐसी बात नहीं, चलिए बोलिए। धन्यवाद। देखिए चित्रा जी, अभी तक का जो मुख्य मुद्दा हमने उठाया, ममता बनर्जी ने खुद भड़काया ये कह के कि कानून लागू नहीं होगा, जो लागू करना उनकी जिम्मेदारी थी। दूसरी बात, इधर उधर की बात छोड़िए। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश है, एक वाक्य पढ़ूंगा, सारे दर्शक सुने। जब पैरामिलिट्री फोर्सेस केंद्र बल वहां लगाया तो क्या कहा कलकत्ता हाईकोर्ट ने? ये नकारा नहीं जा सकता है कि पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न हिस्सों में, समुदायों में बार बार हिंसा की घटनाएं हुई हैं और आज तक बनी हुई चिंताजनक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्थिति गंभीर है और अस्थिर है। अब आप मुझे बताइए, ये ममता बनर्जी की विफलता है या नहीं है? बिल्कुल है। अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को रोक नहीं पाती हैं, खुद भड़काऊ बयान देती हैं और सबसे बड़ी बात है, ये कहती है धर्म से हस्तक्षेप हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे धर्म है कि छुई मुई जो पेड़ होता है वो है? अगर एनआरसी लागू करो तो कहती है गृह युद्ध हो जाएगा, सीए आएगा तो हम लागू नहीं होने देंगे, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा, उसके बाद आर्टिकल 370 धर्म के साथ हस्तक्षेप है। भैया, शरिया से नहीं संविधान से चलेगा ये देश, जान लेना। और मौलाना साहब, बिना तथ्यों के आरोप ना लगाया करिए। आपने बड़ी आसानी से कहा भाजपा करवा रही है। मैं कहता हूं भाजपा तो हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है, लेकिन ममता बनर्जी क्यों नहीं जेल में डाल देती हर उस गुंडे को जो कि दंगा भड़का रहा है? ममता बनर्जी की क्या मजबूरी है? और मैं कह सकता हूं, सारे गुंडे, सारे दंगाई अपने घर में सुनिए ना। आप बोलिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से जवाब ले लेती हूँ, टीएमसी के नेता है, बोलिए सर। सुनिए ना, जवाब सुन लीजिए ना। 221 लोगों को गिरफ्तार किया गया है मुर्शिदाबाद वायलेंस के अंदर। नहीं, बीच में कौन बोल रहा है? बीच में कौन बोल रहा है? मुझे जवाब दंगा हुआ, बंगाल के बारे में बात, पलायन हुआ, 221 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बोल रहे सवाल पूछ रहे, पलायन हुआ, विफलता है कि नहीं? सुनिए ना, अरे आप सुनिए, बहुत झूठ बोल रहे हैं आप, सुन लीजिए पहले। अरे विफल आप लोग हैं, देश को चलाने में विफल हैं आप लोग, ये मानिए, क्योंकि आपके पास हिंदू मुसलमान के अलावा इस देश में कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 11 साल से अरे छाती मेरी फटेगी उसकी चिंता मैं करूंगा। बंगाल से देने वाली गाय है की जगह है ये, मुसलमान, यहाँ पे सबसे पहले कोई भी आवाज बुलंद की जाती है। सुनिए ना, काफिर बता रही थी हिंदुओं को अभी ममता बनर्जी। जब आप कांग्रेस करते नहीं, हम लोग काफिर हैं, हम लोग काफिर हैं। सुनिए ना गौरव, ममता बनर्जी कह रही थी हिंदू काफिर हैं। तब काफिर थे क्या? अरे आपको पता नहीं है, का चोला पहना हुआ था आपने। सुनिए, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं हमेशा भारत भारत करता रहूंगा। ममता बनर्जी की तरह बांग्लादेश से प्यार नहीं करता हूँ, मैं रोहिंग्या से प्यार नहीं करता हूँ, मैं भारतीयों से प्यार करता हूँ, मैं उनका धर्म नहीं देखता हूँ। संविधान की रक्षा करना वो जानती है। जय श्री राम का नारा लगाओगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। बोलने वाली ममता बनर्जी धिक्कार है ममता बनर्जी पे, जो रोहिंग्या को अपना मानती है और भारतीयों को बनाया क्योंकि वो हिंदू की राजनीति में जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं वो बेहद भयावह और चिंताजनक है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन बंगाल में पिछले कुछ दिनों के दौरान जो कुछ भी हुआ वो चिंता का विषय है। संविधान के मुताबिक सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वक्फ संशोधन कानून संसद ने बनाया, लेकिन इस कानून के विरोध में सड़कों पर हिंसा की जा रही है। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, उनके घरों में लूटपाट की जा रही है, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ हो रही है, उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया। कहां से आती है यह मानसिकता? विरोध केंद्र सरकार के बनाए कानून से है, लेकिन निशाने पर पश्चिम बंगाल के हिंदू हैं।
अगर हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं की गई होती तो शायद हिंसा काबू में नहीं आती। कुछ दिनों पहले तक हम बांग्लादेश में, पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं की हालात पर चर्चा करते थे, लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि भारत में भी हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अगर दंगाइयों के खिलाफ शुरू में ही कार्रवाई की गई होती तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वक्फ कानून के नाम पर वो दंगा करे, लेकिन इसके बदले बंगाल के मंत्री और टीएमसी के सांसद भड़काऊ बयान दे रहे हैं और खुद ममता बनर्जी हिंसा रोकने के लिए प्लीज प्लीज की भाषा बोल रही हैं। प्लीज करने से दंगे नहीं रुकेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वक्फ कानून को लेकर सुनवाई करने के साथ ही साथ बंगाल में हिंदुओं के पलायन और हिंसा पर भी विचार जरूर हो। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।